हेलो, ओके, हेलो। तो बच्चों सबसे पहले वही टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो टेस्ट पेपर में बच्चों देखते हैं, हाँ इसका पेपर आ जाए। ओके बच्चों देखते हैं, एक बार बच्चों मुझे बताओ 1 to 5 बच्चों कोई डाउट? फोर्थ और कोई? 1 to 5 बच्चों, ठीक है। 5 ठीक है, चलो ओके। बच्चों एक सेकंड पेपर देना, जब तक वो टेलीग्राम पे भी आ जाएगा फिर मैं देता हूँ। ठीक है, जस्ट अभी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक। तो बच्चों फोर फिफ्थ देखना, फोर्थ बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, उसे समझो बच्चों। देखो इसमें तुमसे पूछी है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से मतलब होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बच्चों पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो बच्चों फोर्थ एक्स में वेलोसिटी 3 4, तो नेट वेलोसिटी बच्चों यहाँ आएगी। एंगल निकालोगे तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 53। तो वेलोसिटी बच्चों यहाँ 53 पे आई है। अब एक्सेलरेशन बच्चों 1 2, तो एक्सेलरेशन बच्चों इधर 1 है इधर 2 है, और वेलोसिटी बच्चों यहाँ 53 यानी कि यहाँ 37 पे। ये क्लियर है बच्चों? तो बच्चों वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग है, तो एक्सेलरेशन का इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो अपना आंसर होगा। तो इधर बच्चों 2 cos 37, इधर बच्चों 1 cos 53, 2 इंटू 4/5 प्लस 1 इंटू 3/5, 8 और 3 11/5। 11/5 कुछ है अपने पास नहीं है, कहीं मिस्टेक कर दी बच्चों। 2 cos 37, 3 4 5 ये सही है। एक्स वाई, अच्छा एक्स में 2 है, वाई में 1, ठीक है। तो बच्चों 2 cos 53, 1 cos 37, तो 4/5 6/5, तो 10/5 कितना आ गया? 2। तो बच्चों पूछा ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो बच्चों मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से मतलब होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना? ओके अब बच्चों फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ फिफ्थ बच्चों वेलोसिटी तुम्हें दी है 3i4j, एक्सीलरेशन बच्चों तुम्हें दिया है -i माइनस का हाफ j, 0.5 को हाफ लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में बच्चों ये पूछा है व्हेन पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, तब आपको वाई कोऑर्डिनेट बताना है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? मान लो मैंने ऐसे फेंका, तो मैक्सिमम हाइट पे कब होगा? जब y की वेलोसिटी 0। ऐसे अगर ये x हो तो x की वेलोसिटी जब 0 होगी तब मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट होगा। तो बच्चों मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट कब होगा? जब x की वेलोसिटी 0। बच्चों x की वेलोसिटी अभी क्या दिख रही है? 3, एक्सेलरेशन 1, तो एक्सेलरेशन 1 और 3 हर एक सेकंड में 1 कम होगी, तो 0 कब हो जाएगी? 3 सेकंड में। तो 3 सेकंड में हमें y कोऑर्डिनेट बताना, तो एस वाई 4 इंटू 3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 3 का स्क्वायर, तो 12 माइनस 9/4 39/4, ये आंसर। अब बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही है, ठीक है। ये बंद कर देना, कहाँ से बंद होगा? ठीक है ना बच्चों, बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत हो?
ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ, ये था अपना अप टू 5, अप टू 10 बच्चों, कोई दिक्कत? अप टू 10 बच्चों, ठीक है। अप टू 15 बच्चों, 11, ठीक है। और कोई? ठीक है 13, और बोलो बच्चों, कोई दिक्कत हो? ठीक है बच्चों, देखते हैं, समझो। 11th, a long horizontal road has a bead which can slide along length and it's initially placed at a distance L from one end, ठीक है, A of the road set in angular motion about A with constant angular acceleration A। बच्चों वो A की जगह अल्फा होना चाहिए, जो A लिखा है ना वो अल्फा होना चाहिए। If the coefficient of friction between the rod and bead is mu and gravity is neglected, then time after which bead starts slipping, ठीक है बच्चों समझो। ये बच्चों आपके जे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना बच्चों। सिचुएशन क्या है, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इसको समझो बच्चों। मान लो बच्चों जैसे यही है, इसी में मान लो एक मोती मैंने फंसा दिया, ये मोती मान लो बीड मोती जैसा है, मैंने इसमें फंसा दिया। अब बच्चों ये बहुत स्पीड से ग्रेविटी फ्री, बच्चों mg वाली कोई चीज नहीं है, उसमें ये एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो बच्चों? तो बच्चों ग्रेविटी नहीं है, ये चीज समझ गए ना, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो बच्चों ये बहुत स्पीड से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो एक टाइम पे ऐसे स्लाइड कर जाएगा। तो वो टाइम या पता नहीं कुछ वही पूछा है, टाइम पूछा है, क्या पूछा? ठीक है, क्वेश्चन समझ पाए बच्चों? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसे समझो बच्चों। ये रॉड मान लो, इसमें ऐसे मोती लगा हुआ है, ये रॉड ऐसे अल्फा से रोटेट कर रही है। मान लो टी टाइम पे वो स्लाइड करता है, तो इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा हो जाएगी, तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर l, वो इसको स्लाइड करवाए, तो रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बच्चों अपना यहां लगेगा म्यू नॉर्मल। अब समझो बच्चों, बच्चों जैसे ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ग्रेविटी नहीं, तो इस तरह से इसमें एक मोती जैसा कोई फंसा है, वो इसको ऐसे रोटेट करवा रहा है, तो बच्चों वो उस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, तब जाके वो रोटेट कर पाएगा। तो अब जो इस डायरेक्शन में इस पे नॉर्मल जो लग रहा है, तो वो एक्चुअल में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। जैसे इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आर अल्फा यानी कि एल अल्फा, ओके, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एल अल्फा वो नॉर्मल प्रोवाइड करेगा। तो नॉर्मल बच्चों होगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यानी कि ये चीज बच्चों इंपॉर्टेंट है इसमें। इसी में बच्चों थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन करना चाहें तो mg को भी इंक्लूड कर सकते हैं, mg को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है, एक इधर एक इधर, तो ओवरऑल हो जाएगा दोनों का स्क्वायर अंडर, वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। अगर थोड़ा और टफ क्वेश्चन बनाना हो तो एक ये और एक mg, दोनों का स्क्वायर अंडर मिला के ओवरऑल नॉर्मल होगा, दैट इनटू म्यू करके फिर हम उससे इक्वेट करेंगे। क्या अभी के हिसाब से बच्चों नॉर्मल ये होगा, तो स्लाइडिंग के टाइम पे बच्चों म्यू नॉर्मल, नॉर्मल एल अल्फा एम ओमेगा स्क्वायर एल। अब ओमेगा लिखोगे तो 0 प्लस अल्फा टी का स्क्वायर, कट गया बच्चों, म्यू एल भी कट गया बच्चों, तो म्यू अल्फा, यहां बच्चों आया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये भी कट गया, तो टी बच्चों अपने पास हो जाएगा अंडर रूट म्यू बाई अल्फा, अंडर रूट म्यू बाई अल्फा, तो वो अपने पास आंसर हो जाएगा ए।
एक बार बच्चों देखो, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछो। इसमें जनरली नॉर्मल रिएक्शन लिखने में दिक्कत आती है, और इसमें बच्चों मैंने बताया थोड़ा और टफ करना हो तो mg और लगा दो, तो दोनों का स्क्वायर एंड रूट लेके चलोगे, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी साल पहले कभी पूछा गया था, इतना मुझे याद है, ठीक है। इसके बाद बच्चों 12th, ए इंसेक्ट क्रॉल ऑफ हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है, इफ लाइन जॉइनिंग ये अल्फा है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो बच्चों याद करो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था, tan अल्फा इक्वल टू म्यू, बस वही कंसेप्ट इसमें लगना है। बच्चों देखना, जैसे ये है, ये थीटा, तो ये थीटा, तो एक तरीके से ये भी क्या हो गया थीटा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों कहां तक टिक सकता है, tan थीटा इक्वल टू म्यू तक। तो मान लो वो यहाँ पे टिक गया, तो ये थीटा और ये भी वही है, तो वही tan थीटा या tan अल्फा म्यू, और म्यू कितना दिया है, बस आंसर। तो cot अल्फा इक्वल टू 3, tan अल्फा 1/3, तो cot अल्फा 3, बस ये आंसर। समझ पाए ना बच्चों, जो एंगल ऑफ रिपोज हमने पढ़ा है, मैक्सिमम बच्चों को यहां तक टिक सकता है, tan अल्फा इक्वल टू म्यू तक, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर बच्चों अपने पास 13, पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ ये है बच्चों, एक्सीलरेशन एंड मोमेंटम ये है। अब मैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बताना है बच्चों, मुझे बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होता है, 90। अब बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, बताओ 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो बच्चों अगर ये 90 डिग्री पे होते, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, यानी कि यूनिफॉर्म तो नहीं है। अब बच्चों बताओ डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है, इसका मतलब बच्चों समझो मोमेंटम और वेलोसिटी तो सेम ही मान लो वेलोसिटी इधर है तो मोमेंटम भी इधर हुआ, एक्सीलरेशन बच्चों यहाँ कहीं है, एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल में बच्चों उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसमें की स्पीड बढ़ रही है। अब ऑप्शन देखते हैं, यूनिफॉर्म तो नहीं है, एक्सेलरेटेड ठीक है, डी एक्सेलरेटेड गलत है, वी कॉन नॉट से वो गलत है बच्चों, तो आंसर हो जाना चाहिए एक्सेलरेटेड। बच्चों यूनिफॉर्म होता तो 90 डिग्री एंगल होता, अब एक्यूट एंगल बन रहा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है प्लस एक्सेलरेटेड वाला, समझ पाए ना बच्चों, ठीक है। अब बच्चों फर्दर देखते हैं, अप टू 15 हो गया, अप टू 20 बच्चों को डाउट, 15 ठीक है, और बोलो बच्चों 16 ठीक है, और 15 16 ठीक है, और बच्चों ठीक है। देखो बच्चों 15 16 बच्चों में डिस्कस कर रहा हूँ, उस पर फोकस करते हैं बच्चों। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, फोर्स ये लग रहा है 2 kg sin 37 3/5 एक्सेलरेशन। तो बच्चों देखो मैंने तुम्हें बताया है कि 2 किलो ये है, ये 37, तो ये तो रटी लो 20 cos 30 sin 37, तो sin 37 बच्चों 20 इंटू 3/5, 20 इंटू 3/5 बच्चों कितना आ जाएगा 12, इधर 16, mg का काम हो गया, नॉर्मल इधर ये तो रटा हुआ है। अब फोर्स हम लगा रहे हैं 20, उसको तोड़ोगे तो cos 37 16 sin 37 12, तो बच्चों इस डायरेक्शन में तो उठने वाला है नहीं, तो इसको तो भूल जाओ। 16 12 कौन ज्यादा है, ये, तो ये चलाएगा, तो ये चलाएगा, ये रोकेगा, तो एक्सीलरेशन चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास, यानी कि एक बार चेक करो, थोड़ा सा फास्ट मैंने डिस्कस किया है, कहीं दिक्कत लग रही हो तो बच्चों पूछ लो, ठीक है ना। चले बच्चों आगे, ठीक है। अब बच्चों 15 था, फिर 16,
बच्चों 10 किलो का मंकी है, ऊपर चढ़ रहा है, उधर बच्चों 15 किलो का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन ऑर्डर टू राइज द 15 किलो जी मास ऑफ द ग्राउंड बताना है बच्चों। देखो बच्चों 15 किलो को उठाना है, 15 किलो को उठाना है तो बच्चों कितना फोर्स चाहिए? 150। तो रस्सी में टेंशन 150 होनी चाहिए, तब जाके काम हो पाएगा। हमें उधर 15 किलो उठाना है बच्चों, मंकी को 15 किलो उठाना है, यहाँ 15 किलो रखा है, तो इसको उठाने के लिए टेंशन 150 न्यूटन होनी चाहिए, तो यहाँ भी टेंशन बच्चों 150 होगी। अब मंकी का खुद का mg 100 है, एक्सीलरेशन ऊपर, तो 150 चलाएगा, 100 रोकेगा, डिवाइड बाई इसका खुद का मास 5। तो 5 से ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो वो उड़ जाएगा, 5 से कम होगा तो नहीं उठेगा। 5 मतलब g/2 मान लो। अब ऑप्शन देखते हैं, विथ कांस्टेंट g/3 गलत है, g/2 ठीक है, तो बस आंसर बी हो जाएगा। आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बी। चेक करो मुस्कान, कोई डाउट लग रहा हो अभी इसमें? बच्चों बताओ अप टू 20 अभी कोई दिक्कत? 19 देख लेते हैं। 19 बच्चों देखो, बच्चों ये VS ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? VS। तो VS ग्राफ से अगर हमें एक्सीलरेशन चाहिए हो तो याद करो बच्चों, VS ग्राफ से अगर एक्सीलरेशन चाहिए हो तो V dV/ds, तो V इंटू स्लोप, वेलोसिटी बच्चों देखो कितनी है? 4, और एंगल बच्चों देखो यहां से 60 है तो यहां से 120, 10 120 बच्चों होता है माइनस का √3, तो स्लोप मानोगे माइनस का √3, तो एक्सीलरेशन तुम्हारे पास आया ये, लेकिन मैग्नीट्यूड बोला है तो माइनस को भूल जाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन बोला है तो माइनस भूल जाओ। तो अब n हमें चाहिए, वो कितना हो जाएगा? 4। अगर विद साइन पूछते तो आंसर माइनस का 4 √3। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, अप टू 20 बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है, अप टू 25 बच्चों, 24 ठीक है, और बच्चों? ठीक है 24, और कोई दिक्कत? ठीक है 24 देखते हैं बच्चों फिर। 24, a thin rod of length L is fixed in a vertical position inside a train। ये रॉड हो गई, उसमें ये लगी है, ठीक है भाई, 1 मीटर इसकी लेंथ है, विच इज मूविंग 4 एक्सीलरेशन से बच्चों ये जा रही है, ठीक है बच्चों। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इस पे है 1/2, ठीक है बच्चों। नीचे कब में पहुंच जाएगी वो बताना, क्वेश्चन समझ गए बच्चों? तो बच्चों वही सिचुएशन मान लो जैसे ये है, इसमें ऐसे लगा है, अब ये ऐसे एक्सीलरेट कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है, तो इसको mg नीचे लेके आएगा, mg नीचे लेके आएगा और फ्रिक्शन नीचे लाने से रोकेगा। चूंकि ये स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन अपने पास फिक्स होता है म्यू n, म्यू नॉर्मल। तो बच्चों ये फोर्स से एक्सीलरेट कर रही है तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा इधर, मास इनटू एक्सीलरेशन, वो किससे बैलेंस हो जाएगा? नॉर्मल से, तो नॉर्मल ये होना चाहिए। mg बच्चों इस पे नीचे लगेगा, ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन, तो mg बच्चों चलाएगा, म्यू n रोकेगा अपॉन मास, ये एक्सीलरेशन हो। mg बच्चों नीचे खिसकाएगा, म्यू n रोकेगा, तो mg माइनस म्यू n अपॉन m, mg म्यू बच्चों पॉइंट या हाफ, नॉर्मल बच्चों 4m, नॉर्मल 4m अपॉन m, g और ये 2, तो बच्चों कितना बचा? 8। एक्सीलरेशन कितना आया? 8। चलना है उसको शायद 1 मीटर, तो हाफ इक्वल टू हाफ 8 t स्क्वायर, तो t बच्चों यहां से आ गया 1/2 सेकेंड, आधा सेकेंड, 0.5 सेकेंड।
एक बार बच्चों पूरा चेक करो, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो बच्चों। क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों एक बार फिर देखो, जो पेपर है उसमें तुम्हें कोई भी दिक्कत लग रही है? ओके बच्चों इसमें मुझे बताओ कोई आंसर करेक्शन लगा तुम्हें? कोई करेक्शन वगैरह तो नहीं लग रहा है? ठीक है। ओके बच्चों अब मुझे बताओ इसमें 50 से ऊपर कोई ला पाया? कितने तुम्हारे? गुड, तुम्हारे 52, तुम्हारे? अच्छा तो तुम दो 50 से ऊपर ला पाए हो। तो बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चंस तो बहुत आसान थे, जैसे एफ डॉट डी करना है। तो खैर ठीक है बच्चों, पेपर ढंग से एनालाइज करें, देखें उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हो। पर 50 नंबर लायक तो ला सकते हो, मैं मानता हूँ पेपर कुछ ठीक है लेकिन 50 नंबर तक तो ला सकते हो, ठीक है ना? तो खैर ठीक है बच्चों, बाकी फिर देखते हैं। ओके तो बच्चों अब जो अपना टॉपिक चल रहा था वो फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना बच्चों? अच्छा होमवर्क में शायद कुछ दिया होगा, है ना? ABC, चलो वो वाला होमवर्क भी डिस्कस कर लेते हैं जो दिया हो। ओके तो बच्चों सबसे पहले बच्चों हम होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मुझे बताओ फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी कुछ दिया हो, मुझे याद तो नहीं है। अच्छा नहीं दिया, अच्छा होमवर्क ही नहीं दिया था या फर्स्ट एक्सरसाइज से नहीं था? अच्छा होमवर्क नहीं था ना पक्का? अच्छा जो भी रहा हो मुझे याद नहीं, तो कोई होमवर्क नहीं था ना? ठीक है शायद नहीं दिया होगा, ठीक है चलो देख लेंगे। ओके नेक्स्ट हेडिंग बच्चों फिर आप लिख लो पावर। पावर ठीक है। तो बच्चों पावर क्या होता है, जैसे कई बार वर्क करने के अलावा ये भी जरूरी होता है कि जल्दी जल्दी वर्क कर रहा है वो ठीक है, पर जल्दी वर्क हो। जैसे मान लो रूम ठंडा करना है, एसी रूम ठंडा कर रहा है बट वो 2 दिन रूम ठंडा करने में लगा रहा है, तो वो कई बार रिक्वायरमेंट में फिल नहीं बैठ रहा है, समझ रहे हो? तो कई बार अब जैसे मान लो पानी भरना है, टंकी बड़ी भरनी है, हो सकता है 4 दिन में टंकी भर रही हो, इतनी इस तरह की मोटर है, तो वो उतने काम की नहीं है। हमें चाहिए कि आधा 1 घंटे में मोटर भर जाए, टंकी भर जाए। तो कई बार वर्क के अलावा जरूरी ये होता है कि तेजी से वर्क, तेजी से वर्क हो। तो कितनी तेजी से वर्क हो रहा है, कितनी तेजी से वर्क हो रहा है, इसी को हम पावर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर। तो जैसे बच्चों वेलोसिटी का मतलब होता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ऐसे बच्चों पावर वर्ड का मतलब होगा इंस्टेंटेनियस पावर। तो कभी भी वो तुमसे पावर बोल रहा है तो उसका जनरल मतलब हम मान के चलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर है? तो पावर बच्चों अब इसमें पॉइंट बना के आप लिखते चले। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो कितना तेजी से तुम वर्क कर सकते हो वो बच्चों एक तरीके से तुम्हारी क्या हो जाती है? पावर। पावर या उसी को बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर भी बोल सकते हैं। तो पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर है बच्चों? इसी को बच्चों अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो P इक्वल टू dw बाई dt। मैथमेटिकली बच्चों इसको क्या लिख सकते हो? dw बाई dt। समझ गए बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ओके अब इसी में बच्चों देखना dw, याद करो बच्चों हम पढ़ चुके हैं dw होता है f डॉट ds अपॉन dt। बच्चों dw क्या होता है? f डॉट ds, तो उसको मैंने f डॉट ds लिख दिया। अब ds बाई dt बच्चों अपने पास क्या है? वेलोसिटी। तो यहां से बच्चों अपने पास पावर निकल आता है f डॉट v। पावर बच्चों क्या हो जाएगा? f डॉट v।
क्लियर है बच्चों? अब बच्चों ऐसे लिखवा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं क्योंकि उतना कोई खास काम का नहीं है, ये चीज समझ गए ना बच्चों? ठीक है। वर्क का डिफरेंशिएशन बच्चों पावर है। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है? स्लोप। तो वर्क टाइम स्लोप, वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? पावर। ऐसे बच्चों देखो dw pdt इंटीग्रेट कर दोगे तो वर्क मिल जाएगा। तो ये जरूर लिख रहा हूं कि वर्क या एनर्जी, वर्क और एनर्जी एक ही चीज हो जाती है, वो अगर मुझे चाहिए तो वो हो जाएगी p dt का इंटीग्रेशन t इनिशियल से t फाइनल, या बच्चों हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ pt कर्व। pt कर्व का एरिया बच्चों में क्या दे देगा? पावर दे, तो सॉरी वर्क या एनर्जी दे देगा। ये चीज क्लियर है बच्चों? अब बच्चों पावर ये हो गई। कई बार हमें एवरेज पावर की जरूरत पड़ती है। एवरेज पावर, तो एवरेज पावर हो जाती है बच्चों टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ये अपने पास बच्चों एवरेज पावर हो जाती है। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इसकी ऐसा यूनिट अगर मैं लिखता हूं तो वर्क की जूल, इसका सेकंड, तो जूल पर सेकंड, इसी को बच्चों हम वॉट बोल देते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों अगर मैं लिखूं तो ml स्क्वायर t माइनस टी, बच्चों डायरेक्ट लिख दिया है, आई थिंक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, इसके अलावा बच्चों इसमें एक और जो यूनिट यूज करते हैं वो होती है बच्चों हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, तो बच्चों वो कन्वेंशन होता है हॉर्स पावर बोलना। हॉर्स पावर जस्ट कन्वेंशनली बोला जाता है हॉर्स पावर। ये बच्चों कितना होता है? 746 वॉट। तो याद रहे बच्चों जस्ट एक कन्वेंशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक हॉर्स की पावर ये होती है। कई बार बच्चे समझने लगते हैं कि हॉर्स की पावर ये होती है, वैसा नहीं है, जस्ट एक कन्वेंशनली बोल दिया है कि एक हॉर्स पावर का मतलब 746 वॉट। ठीक है? ओके बच्चों, चेक करें यहां तक कोई डाउट? ठीक है। इसके अलावा बच्चों और यूनिट्स जैसे किलोवाट है, बताओ क्या होना चाहिए? 10 की पावर 3 वॉट, तो वो लिखवा नहीं रहा हूं, पता ही होगा। मेगावाट क्या होगा? 10 की पावर 6। गीगावाट 9। मिलीवाट -3, बच्चों को पता रहता है। ठीक है ना? अब वापस समझो, एक टर्म बच्चों हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल यूनिट। इलेक्ट्रिकल यूनिट, या कई बार हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसे यूनिट भी बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल यूनिट बच्चों होती है किलोवाट इनटू आवर्स। किलोवाट इनटू आवर्स। अब इसको बच्चों जूल में कन्वर्ट करोगे तो किलो मतलब 10 की पावर 3 जूल पर सेकेंड इनटू 3600 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कट गए तो फाइनली बच्चों तुम्हारे पास आ जाती है 3.6 इंटू 10 की पावर 3×6, ठीक है, 6 जूल। चेक करो बच्चों यहां तक कोई डाउट? हाँ, अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, हम इसे पावर के साथ पढ़ते हैं बट ये पावर की यूनिट नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट है। ये एनर्जी की यूनिट है, भले हम पावर टॉपिक के साथ पढ़ते हैं पर पावर इनटू टाइम क्या हो गया? एनर्जी। तो ये एनर्जी की यूनिट है। तो बच्चों जो अपना बिल आता है, आप जैसे मान लो, हो सकता है कई लोग रेंट पे रहते हो तो उनके यहाँ एक सब मीटर लगा रहता है, तो मान लो 50 यूनिट 60 यूनिट जो भी आपकी कंज्यूम हुई, तो वो यही होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों वो भी समझो, जैसे किलोवाट इनटू आवर्स। किलोवाट इनटू आवर्स, कि 1 किलोवाट की चीज 1 घंटे चलाओगे, 1 किलोवाट की चीज 1 घंटे चलाओगे तो वो 1 यूनिट कंज्यूम करेगी। अगर तुम आधे किलोवाट की चीज 2 घंटे चला लो तो भी 1 यूनिट।
100 वाट का बल्ब यानी कि 0.1 किलोवाट, वो 10 घंटे चला लो तो भी एक यूनिट, जैसे मान लो 0.1 इंटू 10। तो कई बार हमसे बोला जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करो, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि पहले हम पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मान लो कुछ बल्ब हैं, कुछ पंखे हैं, उन सबको मिला के हम किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मान लो टोटल किलोवाट में पावर 2.5 आई, तुमने 10 घंटे चलाया, तो 2.5 को 1 घंटे चलाओगे तो 1 यूनिट, 10 घंटे चलाओगे तो 10 यूनिट, मतलब 2.5 इंटू 10 25 यूनिट। तो 25 यूनिट के हिसाब से बिल बनेगा। समझ पाए बच्चों? ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो एक ये फॉर्मूला, एक बच्चों ये फॉर्मूला, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, आपको फोर्स दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, डॉट प्रोडक्ट कर लो, आंसर आ गया, और बाकी हम देखेंगे। फिर इस पे बच्चों एक एरिया वाला क्वेश्चन रहता है कि एरिया दे दिया, दूसरा बच्चों पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, तब आपसे वर्क डन या एनर्जी पूछ लिया तो इंटीग्रेट करके निकाल सकते। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों फर्दर अगर हम इसमें डिस्कस करें तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेशन देखें। बच्चों वहां तक कर लिया था ना? तो बच्चों जैसे मान लो अगर हम लेट्स से इस रूम की बात कर रहे हैं, रूम, तो इसमें 1 AC लेट्स से 2 किलोवाट का मान लीजिए। बच्चों मान लो मेरे हिसाब से 4 पंखे हैं ना, 4 ही दिख रहे हैं ना, ठीक है। 4 फैन, मान लो बच्चों 100 वॉट ईच, ठीक है। और बच्चों देखोगे पता नहीं कितनी सारी लाइट है, कुछ 20 LED लाइट बोल दी, 20 LED लाइट्स बोल दी। मान लो बच्चों हर एक लाइट को मैंने 20 वॉट बोल देता हूँ, 20 वॉट ईच। और बच्चों कुछ छोटा मोटा दिख रहा हो, एक्स्ट्रा कुछ भी अगर हो बाई चांस, हाँ स्क्रीन या एक्स्ट्रा, चलो सब मिला के मैंने बोल दिया 200 वाट, ठीक है। अब बच्चों मान लो लगभग 10 घंटे ये यूज होता होगा, क्योंकि रात में तो यूज होने का मतलब है नहीं, तो एवरेज मान लो बच्चों 10 आवर्स डेली यूज। अब बच्चों मंथली बिल आप कैलकुलेट करो, उसमें 30 डेज मान के चलना है बच्चों। जब भी मंथली बिल का आपसे बोला जाता है तो 30 दिन मान के चलता है। और यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट जैसे बच्चों आप लोग जो यूज करते हो 10 रुपए लगाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ मान लो बच्चों 14, क्योंकि कमर्शियल में उससे ज़्यादा हो जाता है तो मान लो 13 कर देता हूँ। जैसे आप लोग घरेलू यूज़ कर रहे हो तो उसमें बिजली का बिल कम रहता है, अगर कमर्शियल यूज़ हो रहा है तो उसमें यूनिट कॉस्ट ज़्यादा रहती है। तो मान लो आप 10 बता रहे हो तो यहाँ 13 मान के चलो, ठीक है। अब बच्चों एक बार कैलकुलेट करो, देखते हैं। पहले बच्चों इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, सारे इस रूम की पावर किलोवाट में कन्वर्ट कर लो। फिर एक बार सोचो, और मंथली बिल 30 दिन का 7,800 देखते हैं, मुझे नहीं पता। कर लिया बच्चों? क्या आ रहा है बच्चों?
11,000 तुम्हारा कितना आया था 7,800, देखते नहीं। और फिर बच्चों चलो बच्चों देखते हैं, ठीक है बच्चों देखो ये तो किलोवाट में है ही, कोई दिक्कत नहीं है। 100 इंटू 4 400, 400 वाट यानी कि 0.4 किलोवाट। 20 एलईडी 20 वाट ईच, तो 20 20 400 4000, सही कर रहा हूँ नहीं 400 ही होगा, 0.4 किलोवाट। और इसका मान लो चलो 0.2 किलोवाट, तो 4 दूनी 8 और 2 10, 3 किलोवाट आई। तो टोटल पावर बच्चों 3 किलोवाट आई। अब 3 घंटे चलाओगे मतलब 10 घंटे, कहीं लिखा है मैंने, तो 3 किलोवाट 10 घंटे चलाओगे तो 3 किलोवाट इंटू 10 आवर्स, 30 किलोवाट इंटू आवर यानी कि 30 यूनिट। तो बच्चों एक दिन की 30 यूनिट, एक दिन की 30 यूनिट। अब महीने भर की निकालते हैं, तो 30 इंटू 30 900 यूनिट्स। अब 900 यूनिट और 13 के हिसाब से अगर मैं लगाता हूं तो 13 इंटू 9 117 रुपीज ये आना चाहिए। जैसे बच्चों हमने किलोवाट में पहले उससे कन्वर्ट कर लिया। हाँ बोलो। ओके हाँ, अभी समझ गया ना? ठीक, चेक करो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही है। समझ गया ना बच्चों? कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हम किलोवाट में टोटल पावर ऐसे निकाल लेंगे। किलोवाट में हमने एक बार पावर निकाल ली, फिर उस हिसाब से हम बिल निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? ओके चेक कर लो बच्चों, बोलो मुस्कान अगर कहीं कोई डाउट लग रहा। देखो एक दिन में पर आवर पर डे ये है, पर डे तुम 10 घंटे चला रहे हो तो 3 किलोवाट इंटू ये, तो एक दिन में इतना या 30 यूनिट चली, तो मंथली यूनिट, तो एक दिन में 30 यूनिट है, महीना हम 30 का मान के चल रहे हैं, तो 30 इंटू 30 900 यूनिट, मंथ में यूनिट 900 हो गई। अब रुपीस अगर हम लिखेंगे, रुपीस तो वो जाएगा 900 इंटू 13, क्योंकि 13 रुपए की एक यूनिट है, तो टोटल 900 यूनिट कंज्यूम हुई है, तो लगभग 11,700 बिल आ जाएगा। समझ पाए बच्चों? इसमें कहीं कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, ठीक है ये बच्चों हो गया। अब आगे हम करते हैं बच्चों, इसे हटा देता हूं, कर लेना बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसे देखो, मान लो तुमने 50 मीटर पर सेकेंड से 2 kg के पार्टिकल को 53 एंगल पे फेंका। अब बच्चों एक बार ये ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। बच्चों इसे ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो, फाइंड पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट t इक्वल टू 0 to 4 5 seconds. Find power of gravitational force at t equal to 0 to 4 5 seconds. समझ गए ना बच्चों? 2 किलो का पार्टिकल है, ग्रेविटी बच्चों 10 लेके चलना है, तो मैंने बता रखा है जब भी हम अपने डिस्कशन में 10 लेके चलेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की पावर बतानी है। किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है,
बच्चों फर्स्ट वाला किसी से हुआ हो 0, जस्ट सेकेंड 40 20 800 विद साइन देखोगे तो माइनस आएगा, -800। ठीक है, अब बाकी कर लो। बच्चों ये बताओ 2 सेकंड पे आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो? सही है, हाँ ये सही है, ठीक है ठीक है, सही है। बच्चों इसको तोड़ लेंगे 30 40। इसका ग्रेविटी का फोर्स बच्चों नीचे है 2g 20, तो ग्रेविटी से ये 90 डिग्री पे, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ। क्योंकि 30 हमेशा 90 पे, तो एफ वी कॉस थीटा 0 आएगा, तो उसको भूल जाओ। हमें केवल इससे मतलब है। तो देखो 180 एंगल है, 180 एंगल है, तो बच्चों 0 सेकंड पे अगर तुम पावर रखोगे तो 40 इंटू 20 विथ माइनस साइन, यानी कि माइनस का 800। अब ग्रेविटी की वजह से हर एक सेकंड में 10 वेलोसिटी कम हो जाती है, तो 2 सेकंड पे बच्चों वेलोसिटी आएगी 20, तो 20 आएगी। तो बच्चों 2 सेकंड पे जब लिखोगे तो -20 इंटू 20, आंसर बच्चों -400। 4 सेकंड पे निकालोगे तो 0 वेलोसिटी आएगी, तो 0 इंटू 20 0। इस पे नीचे 10 हो जाएगी, तो नीचे 10 और वो भी 10, मतलब प्लस में आ जाएगी। तो बच्चों इसमें निकालोगे तो 10 इंटू 20 200, ये 5 सेकंड पे। ये बच्चों स्टार्टिंग है 0, ये 2 सेकंड और ये 4 सेकंड। एक बार बच्चों चेक करो, किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत लग रहा हो पूछो। क्लियर है बच्चों? चेक करो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो। सिद्धार्थ क्लियर है तुम्हें? अरुण तुम्हें क्लियर है? ओके बच्चों क्लियर है ये? ठीक है। अब इसी में बच्चों मैं पूछ रहा हूँ, ये पूरा पार्ट क्लियर है ना? ठीक है, बोलो बच्चों अगर कहीं दिक्कत लग रही है पूछ लेना। सत्यम क्लियर है ना? ठीक है। इसी में बच्चों कैलकुलेट एवरेज पावर फॉर 0 to 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड के लिए एवरेज पावर ग्रेविटी की लिखनी। एवरेज पावर समझ गए बच्चों? ये वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये बच्चों कौन सी पावर थी? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर। अब मैंने पूछा है एवरेज पावर, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। बच्चों 4 सेकंड तो टाइम तुम्हारे पास हो ही गया, तो मैं वर्क कौन निकालना है? बोलो नंदनी कुछ पूछना चाह रहे? 5 पे था P2। देखो 40 वेलोसिटी है, हर एक सेकंड में 10 कम हो गई, तो 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 20। ऊपर की तरफ ग्रेविटी का फोर्स नीचे, तो F 20, वेलोसिटी 20, एंगल 180, तो माइनस, तो 20 इंटू टाइम 20 विथ माइनस साइन। समझ पाए ना? ओके। अब बच्चों इसे कर माइनस में आना चाहिए विथ साइन देखोगे तो। बाकी वैल्यू 80 इंटू 20 800 1600, हाँ से बच्चों कई तरीके हो सकते हैं। चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन निकाल लो, या mgh से वर्क डन निकाल लो, वो अपने अपने ऊपर है। मान लो अगर मैं mgh से निकालता हूँ, तो बच्चों 40 से फेंका है, तो हाइट बच्चों होगी 40 प्लस 0/2 इंटू टाइम, यानी कि 80 मीटर। एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, हाइट बच्चों 80 मीटर, या u²/2g, कई तरीके से कर सकते हैं। अब पावर अगर मैं लिखता हूं तो m g h विथ माइनस साइन,
अपॉन 4, तो आंसर बच्चों -400। चेक करो बच्चों, इसमें भी कोई दिक्कत लग रही हो, समझ गए ना बच्चों? देख लो आराम से, कोई दिक्कत। ठीक है ना, बोलो सत्यम, कोई दिक्कत लग रही है? हाँ, तो 0 से 4 टाइम हो गया 4 सेकेंड, वर्क डन क्या हो जाएगा mgh माइनस में, तो माइनस mg और हाइट आई 80 मीटर अपॉन टाइम। तुम्हारे दिमाग में कुछ छोड़ा तो ठीक है ना बच्चों, बोलो कोई दिक्कत हो इसमें? बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। टॉप पॉइंट पे स्पीड 30, इनिशियल 50, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर वी इनिशियल का स्क्वायर, उससे भी वर्क डन वही आएगा। बोलो अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो सत्यम, पूछो आराम से। ठीक है ना बच्चों, चले आगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ठीक, बच्चों कर लिया ना ये? ओके। अब बच्चों देखना, इसे बच्चों देखो, ए मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर P नॉट फॉर टाइम t फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके चलना, फोर्स ऑन पार्टिकल एट टाइम t, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, आफ्टर टाइम t। तो बच्चों पावर कांस्टेंट है P नॉट, तो मैं एक तो वेलोसिटी बतानी है, दूसरा तुम्हें फोर्स बताना है, और फिर तुम्हें पोजीशन बतानी है। तो बच्चों ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। तो इसमें कभी फोर्स पूछते हैं, कभी एक्सीलरेशन पूछते हैं, तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड और फेमस क्वेश्चन है। बच्चों वेलोसिटी किसी का आया हो तो पहले वो बताएं कैसे उसने अटेम्प्ट किया है। पावर कांस्टेंट है P नॉट, तो P नॉट के टर्म्स में आंसर देना है। मास बच्चों m मान लेना, अगर मास की जरूरत पड़ेगी तो मास बच्चों m मान लो, मास m मान लेना अगर जरूरत पड़ती है तो। तो बच्चों वेलोसिटी किसी से भी हुआ हो सबसे पहले वो बताएं। बच्चों इसी ऑर्डर में ट्राई करो, वो ज़्यादा बेटर है। वेलोसिटी बच्चों हो पाई किसी से? बच्चों अगर सही अप्रोच सोच पाते हो तो बहुत आसान है, अगर इधर उधर की अप्रोच सोचोगे तो लेंदी और थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन सही अप्रोच अगर आप पकड़ पाते हो तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ फिर, ठीक है? बच्चों देखो, देखना पावर कांस्टेंट है तो वर्क होता है हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर वी इनिशियल का स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है। वर्क हो गया बच्चों पावर इनटू टाइम, हाफ एम
फाइनल स्पीड v मान ली, इनिशियल 0, तो v बच्चों अपने पास आ गया 2p0/m अंडर रूट और एक t अंडर रूट। जनरली बच्चों इसमें प्रोपोर्शनलिटी का पूछा जाता है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शंस दे दिया जाता है t की पावर हाफ माइनस हाफ एटसेट्रा। हाँ सत्यम, तुमने ऐसे ही किया या कुछ और लगाया? ठीक है, नहीं ये गलत है। एक्सीलरेशन v इक्वल टू u प्लस ct आप तब लगा सकते हो जब आप श्योर हो कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, वहां गलती है, ठीक है ना। ओके, और बोलो बच्चों। तो बच्चों अब ये एक मेथड है, जरूरी नहीं कि हमें इसी मेथड से करना हो, और अगर हम करना चाहें तो पावर कांस्टेंट दे रखी है, तो जैसे जो आप बता रहे थे सत्यम, हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, बशर्ते हमें सही तरीके से करना होगा। तो सबसे बेटर मेथड तो ये है, सबसे बेटर मेथड ये है। हालांकि अगर कुछ और देखना चाहें तो पावर जैसे तुमने बताया Fv, तो फोर्स को तुमने लिख दिया मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को तुमने लिख दिया dv/dt, तो ma फोर्स और v, ठीक है। अब p0/m इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा m एक्सीलरेशन, देखो फोर्स इनटू वेलोसिटी, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू वेलोसिटी, एक्सीलरेशन dv/dt। अब इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत हो? ठीक है। अब वेलोसिटी आ गई बच्चों, अब थोड़ा आसान है। अब बच्चों आप फोर्स निकालो और फिर पोजीशन निकालो, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आसान है क्योंकि वेलोसिटी एक बार आ गई, अब आप बाकी दोनों चीजें आसानी से निकाल सकते हो। कर लिया बच्चों? तो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन 2p0/m, रूट टी का डिफरेंशिएशन 1/2√t, ये आ गया बच्चों। अब एक्सेलरेशन बच्चों ये आ गया, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, वो फोर्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे तो मास से मल्टीप्लाई करना है, वो कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब मुझे पोजीशन चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए बच्चों, ठीक है ना। एक्सीलरेशन आ गया, मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, फोर्स आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो 2p0/m तो कांस्टेंट है, इसकी t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब बस एडजस्टमेंट तो चलता रहेगा। मेनली इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि x किसके प्रोपोर्शनल है, तो आंसर क्या आ गया बच्चों? t की पावर 3/2। तो खासकर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ए मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर p देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, दो तीन ऑप्शन लिखे होंगे, t की पावर हाफ, 4/2, उस तरह से। तो ये खासकर जो थर्ड वाला पार्ट है वो कई बार पूछा गया, कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। समझ पाए बच्चों? किसी में कभी फोर्स पूछ लिया तो मैंने सारे एक बार डिस्कस कर लिए। समझ गए ना बच्चों यहाँ तक? ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों जैसे हम एक छोटा सा टॉपिक जैसे समझें, मान लो बच्चों जैसे ये एलईडी लाइट्स लगी हैं, तो ये एलईडी लाइट्स क्यों लगाई गई? लाइट के लिए। अब मान लो बच्चों इसमें लिखा होता है 20 वॉट, तो इसका मतलब ये कितनी लाइट्स देंगी? 20 वॉट या 20 जूल पर सेकेंड, उतनी लाइट इनको देना चाहिए। बच्चों कई बार आप एलईडी लाइट छू के देखते हो, गर्म लगती है कि ठंडी? तो क्या हमने उसे गर्मी के लिए लगाया है? तो गर्मी जो मिल रही है वो क्या है? वेस्टेज है। तो बच्चों अब 20 वॉट की एलईडी है,
अब उसका जो पर्पस होता है वो कितना फुलफिल हो रहा है वो हमें देखना होता है। तो 20 वाट की जो एलईडी है, मान लो बच्चों अगर वो 12 वाट लाइट ही दे रही है, बाकी मान लो 8 वाट हीट दे रही है, तो वो अपने कोई काम की नहीं। तो इसकी इफिशियंसी मानी जाएगी आउटपुट अपॉन इनपुट। हमें काम का तो इतना ही मिल रहा है, सप्लाई हम इतना कर रहे हैं, ये अपनी इफिशियंसी मानी जाएगी। इसी को बच्चों परसेंटेज में करना हो तो इंटू 100। समझ गए बच्चों? और समझो बच्चों, ये क्लियर है ना? ठीक है। मान लो बच्चों जैसे घर पे एक मोटर लगा दी पानी नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए, ये क्लियर है? अब मान लो बच्चों इस मोटर पे लिखा हुआ है 500 वाट, 500 वाट, ये चीज क्लियर है बच्चों? अब 500 वाट की मोटर है, तो मोटर को बच्चों किस लिए लगाया गया है? पानी ऊपर भेजने के लिए। पर बच्चों कभी आपने मोटर चलती हुई देखी हो तो वो आवाज करती है क्या? तो उसकी आवाज सुनने के लिए हमने उसे लगाया है क्या? उसकी आवाज सुनने के लिए तो नहीं लगाया। उसको छू के देखा होगा कभी कभी, तो गर्म होती है, तो गर्मी के लिए लगाया है? नहीं। तो जो आवाज आ रही है, जो गर्मी आ रही है, वो क्या है? वेस्टेज है। तो 500 भले ही हम अपनी तरफ से उसको एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन वो ऊपर जितना पानी भेज रही है वो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो 350 वाट ही बैठ रहा है। तो काम में कितना आ रहा है? 350, दे कितना रहे हैं? 500। तो इफिशियंसी होगी 350 बाई 500 इंटू 100। अगर परसेंटेज में निकालना चाहें तो 70%। इतना समझे बच्चों? और बच्चों समझो जैसे हाइड्रो पावर स्टेशंस पे क्या होता है, पानी ऊपर से गिराया जाता है, यहाँ एक टरबाइन होता है वो घूमता है। तो ये टरबाइन किस लिए लगाया गया? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो बच्चों होता ये पानी इस पे गिरा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आई। लेट से उस पानी की पावर सपोज 1000 वाट है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कितनी बननी चाहिए? 1000 वाट। लेकिन मान लो ये टरबाइन कुछ 700 तक ही बना रहा, तो 1000 बननी चाहिए, बना 700 रहा है, तो आउटपुट हमें कितना मिल रहा है? 700। इनपुट हम कितना दे रहे हैं? 1000। तो इफिशियंसी 700 बाई 1000 इंटू 100 यानी कि 70%। तो कुल मिला के कहानी ये है कि इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। यूजफुल वर्क अगर मान लो वर्क के टर्म्स में हो, अपॉन सप्लाई वर्क उस तरह से हो जाता है। तो बच्चों अब इसमें अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया, चलो इसको अभी लिख कर लेंगे, पहले इसे कर लेते हैं। इफिशियंसी बच्चों आउटपुट अपॉन इनपुट, यूजफुल पावर अपॉन पावर सप्लाइड, पी आउट बाई पी इन, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। इफिशियंसी को जैसे जनरली उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जैसे एन जैसा जो वर्ड आपको दिख रहा है इसको ईटा रीड करते हैं, उससे डिनोट कर देते हैं। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, यूजफुल पावर अपॉन पावर सप्लाइड, या पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। ठीक है। अब बच्चों जैसे एक एग्जांपल इस पे अगर हम देखें तो बच्चों मान लो जैसे ये मान लो बच्चों ये वाटरफॉल, ये मान लो एक टरबाइन। बच्चों यही क्वेश्चंस मोटर वगैरह कई तरह से बन सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। मान लो बच्चों ये हाइट बच्चों लेट्स से कुछ 100 मीटर, हाइट कितनी है? 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। इफिशियंसी बच्चों मैंने दे दी 80%, इफिशियंसी कितनी है? 80%। और डीएम बाई dt लेट से बच्चों मैंने बोल दिया कुछ 1000 kg पर सेकेंड, ठीक है।
तो अब बच्चों इतना ड्रॉ कर लो, जैसे क्वेश्चन एक्चुअल में क्या रहा होगा, जैसे आपसे ये बोले जाएंगे कि 100 kg वाटर इज फॉलिंग पर सेकेंड फ्रॉम height of 100 meter and fall on turbine. If efficiency is 80%, then find electric power generated. उस तरह से बच्चों प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो वही बस मैंने लिख दिया है। dn by dt से मतलब ये है कि एक सेकंड में कितना पानी उस टरबाइन पे गिर रहा है, एक सेकंड में उस टरबाइन पे कितना पानी गिर रहा है, वो 100 मीटर की हाइट से आके ऐसे गिर रहा है। तो तुम्हें बताना है कि भाई कितनी हीट मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी या एक तरीके से आउटपुट पावर क्या होगा, ठीक है ना। एक बार कर लो फिर डिस्कस करते हैं। कितना आ रहा है बच्चों? बच्चों क्या है? देखो आउटपुट पावर का मतलब एक सेकंड ही होता है, एक सेकंड में जो एनर्जी जनरेट हो रही है एक तरीके से वही हो जाता है। 8 इंटू 10 की पावर 6 देखते हैं 80 किलोवाट देखते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है 800 किलोवाट या 8 इंटू 10 की पावर 5, बाकी मैं गलत हो सकता हूँ, अभी चेक कर लेंगे, अभी चेक कर लेंगे। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। रूट वगैरह तो कुछ नहीं आएगा खैर। चलो बच्चों अब डिस्कस करते हैं, समझो बच्चों। एच हाइट से पानी नीचे आ रहा है, तो बच्चों वर्क अगर मैं लिखता हूं या पावर ही डायरेक्ट लिख रहा हूं, पावर मतलब बच्चों एक सेकंड का वर्क, तो एम जी एच, तो एम जी एच। हाइट बच्चों 100, जी 10। अब मास, तो बच्चों पावर का मतलब एक सेकंड का वर्क, एक सेकंड का वर्क मतलब एक सेकंड का मास, और एक सेकंड का मास कितना है 1000। तो बच्चों ये अपने पास हो गया 1000 किलो वाट। अच्छा मास ठीक है 1000 और ये किलो में कर दे तो 1000 किलो वाट या 10 की पावर 6 जो भी लिख लो फर्क नहीं पड़ता, ये चीज समझे। तो पावर बच्चों ये आई, अब इतनी पावर उस पर गिरेगी, उसका 80% ही काम में आ पाएगा, तो इसको 0.8 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सही किया ना बच्चों, ये 1000 किलोवाट। अब सही है ना, ये कोई मिस्टेक तो नहीं, ठीक है। अब 0.8 इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हो जाएगा 800 किलोवाट। तो 8 इंटू 10 की पावर 5 या जैसे भी लिखना चाहो, पर 800 किलोवाट होना चाहिए। एक बार देखो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो, गड़बड़ लग रही हो, पूछो आराम से। समझ पाए ना बच्चों। अब इसको अपने अपने हिसाब से मान लो कोई स्पीड निकाल के जैसे भी करना चाहो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा। समझ पाए बच्चों इसे अभी? क्लियर है बच्चों? ठीक।
अब बच्चों जैसे मॉड्यूल से अगर हम एक दो क्वेश्चन करना चाहें तो उसे बच्चों जैसे देखो, बच्चों जैसे देखना पेज 63, पेज 63 क्वेश्चन 29। बच्चों इसे एक बार ट्राई कर लो फिर देखते हैं। पेज 63 क्वेश्चन 29। बच्चों इसे हटा देता हूँ, ठीक है। देखते हैं भैया। तो बच्चों जो सर्कल वाले हैं वो बस अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी बच्चों घर पे कर लेना। सर्कल वाले बच्चों अभी कर लेना। बच्चों एक सेकेंड, बच्चों ये 31 एक्सरसाइज 2 में है। थर्टी टू 33 34 5 6 19 29। ठीक है बच्चों, जो ब्लू सर्कल में हैं वो आप अभी कर सकते हो, बाकी एज ए होमवर्क रख लो। ठीक है बच्चों, अब मान लो 29 को हम देखें तो 29 बच्चों किसी से हुआ। ओके आप बताओ गौरव क्या किया आपने। सही है सही है। बच्चों देखो हम लोगों को पता है 29 में डिस्कस कर रहा हूँ पावर इक्वल टू एफ वी। अब इन्होंने बोला है कि फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो सम कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी मान लिया। तो पावर बच्चों सी वी इंटू वी, तो सी वी स्क्वायर हो गया। तो बच्चों स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। बच्चों पावर क्या हुई, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गई। देखो एफ वी, फोर्स की जगह बच्चों सी वी रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि दे रखा है कि फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो सी वी स्क्वायर। तो पावर वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आई, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आई। तो बच्चों स्पीड साइड डबल कर दी, स्पीड डबल कर दी तो पावर 4 गुनी हो जाएगी। स्पीड डबल कर दी तो पावर 4 गुनी हो जाएगी। तो पहले बच्चों 24 थी, तो 24 का 4 गुना यानी कि 96 पावर अब हो जाएगी। बच्चों फिर समझो P इक्वल टू एफ वी, फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है तो सी वी लिख दिया, सी वी स्क्वायर, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मतलब 96, स्क्वायर मतलब 4 गुनी 96। जल्दबाजी में इसमें बस ये मिस्टेक होती है कि हम एफ वी मानते हैं और वी के प्रोपोर्शनल मानते हैं, तो डबल किया तो डबल कर दिया तो 48 लिखेंगे जो कि गलत होगा। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत। ठीक है ओके। अब 30 बच्चों उसे देखो,
power of only force acting on a particle of mass 1 kg moving along straight line depend velocity ये, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 1 है, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इस टाइम पे बताना। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस पावर टॉपिक के ही हैं। 30 P इक्वल टू वी स्क्वायर, मास बच्चों 1 kg है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 1 है, और ln 2 टाइम पे बच्चों आपको बताना, क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों ये हो पाए किसी से? अच्छा कर लो। पिछले में तो कोई डाउट है ना बच्चों? बच्चों हो पाया किसी से? कर लो बच्चों। सी देखते हैं, बताओ आदित्य क्या किया तुमने? पावर से फोर्स कैसे निकाला? ठीक है फोर्स आ गया, एक्सीलरेशन फोर्स को m इंटू वी डी वी बाई डी एक्स। ओके ठीक है चलो देख लेते हैं बच्चों। देखो पावर ये है, तो पावर को हमने लिख दिया एफ वी, वी स्क्वायर, तो फोर्स आ गया वी, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन डीवी बाई डी टी, मास बच्चों 1 डीवी बाई डी टी, वी यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसको यहाँ लाते हैं, उसको यहाँ लाते हैं, तो dv अपॉन वी 1 dt इंटीग्रेट करते हैं। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 1, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v, log v, तो log v 1 से v और t माइनस 0, log v माइनस log 1 तो 0 हो जाता है, तो log v बच्चों आ गया एक तरीके से t, ठीक है। अब टाइम दिया है, नहीं उसकी उतनी जरूरत नहीं है, देखो v यहाँ से कितना आ गया e की पावर t, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x e की पावर t का e की पावर t, बस ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो c लेने की जरूरत नहीं है, वो ये हो जाएगा। अब हमसे कब पूछा है log 2 पे, तो e की पावर log 2 रखोगे तो log कट के 2 आ जाना चाहिए, कुछ ऐसा 2।
आंसर बच्चों क्या दिया है? अच्छा मैंने कहीं मिस्टेक की, देखो यहाँ तक सही है बच्चों, देखना यहाँ तक सही है, ये सही किया है। अब v को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो x e की पावर t प्लस c अगर लिखेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके चलो देखते हैं एक बार, c को भी चलो ले लेते हैं, लेकिन उससे तो पोजीशन, इन्होंने पोजीशन पूछी है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, आप ये कहना चाह रहे हो कि t को हम v2 आ गया, वो गलत होगा। रीजन ये कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी ले ली, वो पूरा वेरिएबल में लेके सॉल्व करना होता है। जैसे आपने t ln2 रख दिया तो वो उस टाइम की वेलोसिटी तुमने निकाल ली। अब हमेशा वही वेलोसिटी, ऐसा कोई श्योर थोड़ी है, एक कांस्टेंट को इंडिकेट करोगे तो वो वही आएगा, वो मतलब नहीं होगा। एक बार फिर भी मैं सोचता हूँ, यहाँ तक तो सब सही है, मुझे पूरा प्रोसेस देखो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, सब ठीक है, ठीक है। v e की पावर t, ये ठीक है। v का इंडिकेशन अगर टाइम के फॉर्मेट में कर रहे हैं तो वो यही आएगा, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें अपनी सही है। ओके t0 पे वेलोसिटी 1 वो भी सही आ रहा है। अब इसमें log 2 रखोगे तो 2 आएगा। इन्होंने आंसर क्या दिया? अच्छा इन्होंने आंसर दिया क्या बच्चों? c मतलब 1 दिया है, अपना 2 आ रहा है, ये मिस्टेक हो रही है ना, इन्होंने 1 दिया है, ठीक है। एक बार बच्चों पूरी प्रोसेस आप लोगों को जो मैंने डिस्कस किया उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रही ना? कैलकुलेशन एफ वी, हाँ बोलो बोलो। हाँ। तरीका से हाँ बोलो बोलो। एक्सीलरेशन v बाई m कैसे? फोर्स v है तो एक्सीलरेशन v बाई m, एफ बी यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स एम ए, हाँ वो बी बाई एम वो सही है। तो ऐसे डी बाई डी टी और बी डी, मतलब यहाँ से ऐसे, अच्छा इसको आपने लिखा डी वी बाई एम डी वी इक्वल टू वी डी टी, मतलब ये वी आ गया नीचे, हाँ तो टी इक्वल टू एम एल एन वी। अब वो कैसे भी कर लो, फाइनली तो वही आएगा। देखो यहाँ तक तो तुम्हारा भी वही आ रहा है, पर तुमने ये किया कि यहाँ टाइम को रख दिया है 1, सॉरी लाइक ln2, तो वेलोसिटी तुमने मान ली 2, वेलोसिटी 2 मान ली, वो उस टाइम की वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी थोड़ी लेके सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकंड देखो, नहीं एक सेकंड अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ तक तो सब ठीक है ना? ठीक है। अब इसके बाद जैसे आदित्य तुमने ये किया है कि हाँ t को लिख दिया ln2, यही तो है ना, ln2, ln मान लो हटा दिया तो v2 आ गया। अब v बाई एम इक्वल टू, ये तो 1 ही है, खैर वो छोड़ दो। इसमें दिक्कत तो वही है ना कि v फिक्स टू नहीं ले सकते ना, वो गलत है, समझो बात। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, अभी इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। फिलहाल जो मुझे अपने हिसाब से लग रहा है वो आंसर 2 लग रहा है, वो मेथड मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमने एंटी लॉग लिया बच्चों, यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं दिख रही ना, ठीक है। एंटी लॉग लिया, वो ये आ गया, तो ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, वेलोसिटी को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो उससे मुझे पोजीशन मिल जाएगी। तो अगर मैं प्रॉपर लिखता हूँ तो प्लस सी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बता रहा हूँ, उससे भी कर लेते हैं। ये मेरा आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x0 अगर मैं लिखता हूँ तो इसमें 0 लिखोगे, अच्छा हाँ अब सही है, अब आ जाएगा।
1 प्लस सी, ये मिस्टेक कर दी। सी मुझे लग रहा था उसका फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। हाँ ये 1 का फर्क पड़ रहा था, अब आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब अगर मैं x कौन सा बोला इन्होंने, log 2, इसमें log 2 रखता हूं, तो log 2 रखूंगा तो log ही कट के आ जाएगा 2 प्लस सी। अब फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट 1 आ जाएगा। ये तरीका होगा। तो एक्चुअल में ये था कि मैंने c सीधा 0 ले लिया था, c0 से दिक्कत नहीं थी, मेन दिक्कत ये थी कि इनिशियल अगर हम निकालेंगे तो 1 आ रहा है। वो ठीक है चलो t प्लस सी लिखा हो तो इनिशियल 0 पे 0 आ जाता है। यहाँ ये जल्दबाजी मान लो उसमें मिस्टेक थी, बाकी सही है। तो प्रॉपर मेथड ये होना चाहिए। अभी चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो सही है, वो टाइम मैच कर जाएगा, वो यहाँ एक मिस्टेक हो रही थी। ठीक है खैर, बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट बच्चों कर लो 31। AC बच्चों आपको दिया है k स्क्वायर r t स्क्वायर। AC बच्चों ये दिया है, अब आपको पावर लिखना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा सोचो फिर देखते हैं। क्या किया ये बताओ। जैसे उसमें दिया हुआ है, उसमें AC is equal to k square RT, उससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी आ गई। उसके बाद हमको फोर्स चाहिए है, फोर्स अगर सेंट्रीपिटल लेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद हम टेंजेंशियल निकाल लेंगे। एक पहले तो R को मतलब V दिया है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो A आ गया, उससे टेंजेंशियल ठीक है फोर्स आ ठीक है, जाएगा। सही सही वो सही आ समझिए। जाएगा, मेरे को सही है। बच्चों देखो, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एक टेंजेंशियल। लेट्स से बच्चों वेलोसिटी टेंजेंशियल यहीं कहीं होगी,
तो बच्चों एक फोर्स सेंटर की तरफ मान लो ये, और एक फोर्स टेंजेंट की तरफ ये, तो बच्चों बताओ वेलोसिटी और सेंटीमीटर का एंगल कितना है, तो उसकी पावर कितनी हो गई, जीरो, तो उससे तो मतलब ही नहीं है। अब हमें यही वाली पावर चाहिए, हमें यही वाली पावर चाहिए। अब यही वाली पावर अगर मुझे चाहिए तो पावर बच्चों टेंजेंशियल फोर्स इनटू स्पीड, यही चाहिए। अब टेंजेंशियल फोर्स मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन स्पीड। अब मास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बच्चों dv बाई dt इनटू स्पीड, ये चीज बच्चों हमें चाहिए। AC दे रखा है, AC होता है बच्चों v स्क्वायर बाई r, यहाँ बीच के अगर मैं v लिखता हूँ तो krt, वेलोसिटी आ गई। अब dv बाई dt अगर लिखता हूँ तो kr, तो पावर बच्चों मेरे पास आ गई m इंटू के आर इंटू के आर टी। अब बच्चों जिससे भी मैच कर रही हो वो देख लेना, तरीका ये हो जाएगा। वेलोसिटी ये आई, तो बच्चों वापस समझो, सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 है, तो उसकी पावर जीरो हो गई। टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन dv बाई dt, v बच्चों मैंने यहाँ से निकाला, dv बाई dt निकाला, बस वहाँ रख दिया। चेक करो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही है उसमें, क्लियर है बच्चों भैया? ओके बच्चों इसमें एक और करना चाहो तो बच्चों इसमें एक 32 और एक बार ट्राई कर लो। 32 ये रहा, 32 बच्चों। तो बच्चों ये नोट कर लिए ना, बाकी एज अ होमवर्क रख लेना, ठीक है ना? बच्चों पिछले क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं?